नमस्कार दोस्तों HSSC एडवांस फिजिक्स में आज हमारी भाई 10th क्लास होगी भाई, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे भाई 11th क्लास का भाई एक टॉपिक है भाई थर्मोडायनेमिक्स। भाई तो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आपके HSSC के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी को भाई आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। भाई इससे पहले भाई हमारी 10 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, 12 क्लास का टारगेट है कि भाई 11th क्लास की फिजिक्स कंप्लीट हो जाए और फिर अगली 12 क्लास में भाई हमारी क्या होगी 12th की फिजिक्स होगी, यानी कि 24 क्लास के अंदर कंप्लीट एडवांस फिजिक्स आपको पढ़ाई जाएगी। भाई चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करें। भाई इसके साथ में भाई हमारे एक दोस्त का कमेंट आया है, उस कमेंट का जवाब भी दे देते हैं। भाई कल हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि सर आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया है क्या उससे कोई क्वेश्चन आया है, तो भाई उसके लिए बता देते हैं क्योंकि कमेंट में इतने क्वेश्चन बताना मुश्किल है, इसलिए बता देते हैं। देखिए भाई इंपल्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, आपके हरियाणा ग्रामस्यू के एग्जाम में पूछा गया था, तो भाई वो भी हम पढ़ चुके हैं। भाई इसके साथ में एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूले पूछे जाते हैं, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है, और अभी 16 तारीख को एग्जाम हुआ था कि भाई टॉर्क का रोटेशनल एनालोगस किसका है, भाई तो फोर्स का था। भाई तो वो क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है। वेलोसिटी से न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज एक्सेलरेशन निकालो मोशन इन ए प्लेन से, वो सब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछा गया था, वो भी हमने डिस्कस किया है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है, वो सब भी हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आपने क्लासेज अच्छे से नहीं देखी हैं, इसका एनालिसिस आप सभी को करना है कि भाई एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका एनालिसिस क्लास देखकर आप करें भाई कि भाई जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो एग्जाम में आता है। वैसे क्वेश्चन 12th से ज्यादा आते हैं, 12th के जैसे कि ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, 12th के LCR सर्किट से आते हैं, 12th के एटम एंड न्यूक्लियाई से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी 16, 17, 18, तो वहां तक हम अभी पहुंचे नहीं हैं। क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं, जैसे कि कई बार तो चारों 12वीं से आ जाते हैं, चारों कई बार 11वीं से आ जाते हैं। भाई इसलिए भाई थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। भाई सब सिलेबस कंप्लीट होगा, बस धीरे धीरे पेशेंस बना के रखें। भाई ये मत बोलें कि भाई अब आपने ना तो 11th के अंदर वही फिजिक्स पढ़ी और ना आप ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई 2 दिन के अंदर क्लासेस देखने से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएं, तो इतना जल्दी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। भाई ठीक है, तो अच्छे से भाई टाइम देंगे तभी होगा। भाई जो दोस्त टाइम देते हैं NCERT की बुक से पढ़ते हैं या फिर प्रदीप की बुक से पढ़ते हैं तो उनको थोड़े से जल्दी समझ में आते हैं। भाई शुरुआत करें। भाई साइंस वालों के लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। भाई आर्ट वाले स्टूडेंट, भाई अगर आपकी और तैयारी नहीं हुई है तो पहले वो तैयारी करें भाई, और फिर बाद में अगर आपके पास टाइम है तो टाइम दे सकते हैं फॉर्मूलों को, इसके अलावा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। भाई ठीक है भाई, तो भाई शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहले हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। भाई ठीक है भाई, जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें क्योंकि उसी से आपको भाई नोटिफिकेशन, आगे आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन मिलेंगी। भाई इसके साथ में जल्दी जल्दी ये बता देते हैं कि भाई IPC की धाराएं, इसके साथ में ग्रामस्यू की धाराएं, भूमि रिकॉर्ड और नहरी पटवारी, जो ग्रामस्यू का जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसके नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, एक पट्टी चल रही है। इसके अलावा अगर आप क्लासेज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए भाई, 280 धाराएं आपको वहां पे मिल जाएंगी, भूमि रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। IPC की धाराएं कंप्लीट पढ़ाई जा चुकी हैं, 6 क्लास आपकी कंप्लीट है जो कि अपने आप में पूर्ण है भाई, और उनके नोट्स भी तैयार किए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भाई वो ले सकते हैं। भाई ठीक है भाई, थर्मोडायनेमिक्स। भाई थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, थर्मो का मतलब होता है भाई हीट, थर्मो का मतलब क्या होता है हीट भाई, और डायनेमिक्स का मतलब होता है भाई कि भाई मोशन। भाई यानी कि जब भी हीट मोशन के अंदर होगी तो हम किसकी बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। यानी कि फिजिक्स की एक ऐसी शाखा है जो कि क्या करती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की बात करती है। यानी कि हीट एनर्जी से अदर फॉर्म के अंदर अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो वो क्या हो जाएगा भाई थर्मोडायनेमिक्स, या फिर ये कह सकते हैं कि मोशन ऑफ हीट की जो बात करेगी वो कौन सी है भाई, थर्मोडायनेमिक्स है। भाई ठीक है भाई, अब भाई क्या ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा। भाई अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या पूछा जाएगा। भाई इसमें भाई जो पहली टर्म होगी वो होगी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। भाई ठीक है भाई, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। भाई ठीक है,
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कांस्टेंट हो जाना, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स यानी कि हीट कांस्टेंट हो जाती है, हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होता, तो उस टाइम पे एक प्रॉपर्टी आती है टेम्परेचर की। अगर दो सब्सटेंस के टेम्परेचर सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हीट फ्लो नहीं होगी, हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। जैसे कि चाय भाई गर्म है भाई, उसको भाई आप खुले में छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है, क्योंकि चाय से हीट जाती है बाहर के वातावरण में भाई, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि अगर किसी सिस्टम का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या है भाई, किसी भी सिस्टम का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो भाई हम क्या कहेंगे कि वो जो सिस्टम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में वो सिस्टम है भाई। ठीक है भाई। केमिकल इक्विलिब्रियम भी होता है जिसके अंदर भाई पार्टिकल कांस्टेंट हो जाए, वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो भाई क्या याद रखेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो उस टाइम पे क्या आता है, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम आता है भाई। ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है भाई, डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी, यानी कि कोई बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, वो क्या है, वो टेम्परेचर है भाई। ठीक है भाई। और थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मापने का काम करता है। लास्ट क्लास के अंदर हम सब डिस्कस कर चुके हैं, सेल्सियस के अंदर, फारेनहाइट के अंदर और केल्विन के अंदर भाई। ठीक है भाई। इसके बाद भाई आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे भाई, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दो लॉ है भाई इसके, जीरोथ लॉ है, फिर फर्स्ट लॉ है और फिर सेकंड लॉ है, यानी कि कितने लॉ हो गए भाई, 3 लॉ हो गए, जीरो से शुरू है। तो जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स भाई, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। और इसको दूसरा जो नाम अगर आप इसे दे सकते हैं तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भाई, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भाई, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी इसको बोलते हैं भाई, यानी कि टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है भाई। बताते हैं भाई कैस किस प्रकार है। ठीक है भाई। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर ए जो है, ए 3 सिस्टम है भाई, ए ये सी है, ये सिस्टम बी है भाई। अगर मान लिया कि अगर ए क्या है, ये हम बी लिख देते हैं भाई, और ये क्या है, सी है भाई। ठीक है भाई। यहां पे जो वॉल है वो डायथर्मिक वॉल है, यानी कि इनसे हीट पास हो सकती है भाई, और यहां से हीट पास नहीं हो सकती भाई, यहां से हीट पास नहीं हो सकती भाई। ठीक है भाई। 3 सिस्टम है ए बी सी, यानी कि ए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है किसके साथ में, बी के साथ में, और बी किसके साथ में, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, सी के साथ में। यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि जो ए का टेम्परेचर है, यानी कि ए का जो टेम्परेचर है वो बी के टेम्परेचर के बराबर है भाई, और बी का टेम्परेचर सी के बराबर है भाई, तो टीसी हो जाएगा। और ये लॉ क्या कहता है कि जब ए बी के साथ है, बी सी के साथ है, तो ए किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा भाई, टी ए इज इक्वल टू टी सी। क्या बताता है भाई, जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, फिर दूसरा सिस्टम तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, यानी कि तीनों के टेम्परेचर कांस्टेंट हो गए, तो फिर क्या कहेंगे, ए किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, सी के साथ में है, और यही क्या है, यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। पूछा जाए इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया गया तो लॉ कौन सा है, जीरोथ लॉ है, और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी इसको हम बोलते हैं। नोट करें भाई, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसके बाद भाई फर्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं, लेकिन फर्स्ट लॉ अगर हम डिस्कस करें उससे पहले भाई हम और चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंटरनल एनर्जी हो गई भाई। इसके बाद में भाई जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, तो इन 2 टर्म को पहले डिस्कस करेंगे। एक होता है भाई आइसोथर्मल भाई, क्या होता है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, जिसके अंदर देखिए भाई एक होते हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर भाई। पैरामीटर क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, पीवीटी, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर भाई। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर के अंदर प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होते रहते हैं, कभी कोई चीज कांस्टेंट हो जाती है तो फिर उसका अलग हम नाम दे देते हैं। तो भाई क्या होता है कि एक इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन होती है भाई, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी होती है भाई। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है भाई जिसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसो का मतलब सेम भाई, और थर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट।
एक ऐसी इक्वेशन भाई जिसके अंदर क्या हो, टेम्परेचर क्या हो भाई, कांस्टेंट हो। क्या हो भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी कि P और V। अगर इस इक्वेशन की बात करें, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, PV क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। PV क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, अगर किसी भी सिस्टम का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर उसकी वॉल्यूम अगर बढ़ जाती है तो या क्या हो जाता है, प्रेशर घट जाता है। जैसे कि भाई एक आपके पास कंटेनर है, उसके अंदर प्रेशर बढ़ा दो भाई, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, पार्टिकल नजदीक आ जाएंगे भाई, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगी। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है भाई। एग्जाम में कभी दे दिया जाए कि भाई एक सिस्टम का प्रेशर दे रखा है, फिर उसका सेकंड प्रेशर दे रखा है और वॉल्यूम दे रखी है और दूसरी वॉल्यूम पूछी गई है, यानी कि आप इस तरीके से समझें, PV कांस्टेंट को क्या सकते हैं, P2V2 भाई, P2V2। बताया जाता है कि स्टार्टिंग में प्रेशर ये था तो वॉल्यूम ये है भाई। अगर उस सिस्टम के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम बताओ भाई, तो क्या हो जाएगा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तीन चीजें आपको दी मिलेंगी, फोर्थ आपको निकालनी है आइसोथर्मल के अंदर भाई। ठीक है भाई। आइसोथर्मल के अंदर भाई एक वर्क डन भी होता है भाई। क्या होता है, वर्क डन। अगर कहीं भी इसका अगर ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो ग्राफ आता है इस तरीके से भाई। ठीक है भाई, ये क्या है, ये प्रेशर है और ये क्या है, वॉल्यूम है भाई। और कभी भी पूछा जाए कि इस प्रेशर और वॉल्यूम के नीचे जो ग्राफ बनता है इसको किसके इक्वल होता है भाई, तो एरिया अंडर पीवी भाई। एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या दिखाता है भाई, वर्क डन दिखाता है भाई। क्या दिखाता है, वर्क डन है। जैसा जैसा पढ़ाया जाए वैसा वैसा पढ़ते जाइए भाई। एग्जाम के अंदर भाई जरूर उम्मीद रहेगी कि भाई क्वेश्चन आपका फंस जाए, 4 क्वेश्चन 4 के 4 क्वेश्चन हो जाए। ये अब जैसे कि 24-25 को एग्जाम होंगे तब भी हम भी एनालिसिस कर लेंगे भाई, क्या हमने पढ़ाया है उससे क्या आया है, आपको विश्वास हो जाएगा। कोई नई चीज पढ़ाई जाती है तो भाई वो चीज समझने में टाइम लगता है, लेकिन वो एक चीज रिजल्ट जरूर दिखाती है भाई। अब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा आगे जो एग्जाम होंगे कि भाई क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। फिर आप जब एग्जाम दे देंगे फिर आपको समझ में आएगा कि हमें ये तो क्वेश्चन करने चाहिए थे, लेकिन तब तक तो देर हो जाएगी। अगला एग्जाम कितने टाइम बाद होता है वो देख लेना भाई अपनी तरफ से, ठीक है। लेकिन ये चीजें भाई आप 10वीं तक आपको पढ़ाने आते हैं, आपको वो चीजें अच्छी लगती हैं। वो चीजें इसलिए अच्छी लगती हैं, करंट को मापते हैं एम्पियर के अंदर, टेम्परेचर को केल्विन के अंदर। आपको ये नहीं कि एग्जाम के अंदर क्या था, आपको लगता है कि हमें आसान चीज क्या लगती है वो हमें पढ़ना है, और आसान चीज से तो HSSC सिलेक्शन देता नहीं है भाई। ठीक है भाई। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और इस इक्वेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी कांस्टेंट है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगी, ये इसका क्या है, ग्राफ है भाई। और आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा क्या होनी चाहिए, इसकी कंडीशन होनी चाहिए स्लो होनी चाहिए भाई। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। अगर कोई प्रोसेस स्लो है तो वो क्या है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि टाइम मिल जाता है टेम्परेचर को कांस्टेंट होने में, तो क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल आ जाएगा। कभी भी पूछा जाए, जैसे कि भाई एग्जांपल बताओ भाई, पेपर में पूछा जाए मेल्टिंग प्रोसेस, अगर एक बर्फ ठंडी हो रही है, मेल्ट हो रही है, तो कौन सी प्रोसेस है भाई, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। जब बर्फ सॉलिड से लिक्विड के अंदर आती है तो पानी का टेम्परेचर भी 0 और बर्फ का भी 0, यानी कि टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं हुआ, तो मेल्टिंग प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। उसी तरीके से बॉइलिंग जो प्रोसेस है वो भी क्या है, वो भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है भाई। ठीक है भाई। अब भाई यहां पे अगर पूछा जाए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर कोई काम किया जाए तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा भाई, ये आ जाएगा RT log ऑफ दी 10 V2/V1 भाई। ये फॉर्मूला लिख लो भाई, पेपर के अंदर डायरेक्ट दिया मिल जाए कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, तो 2.306 RT। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 8.31 होती है भाई। और RT टी टेम्परेचर है, ये फाइनल वॉल्यूम है, और ये क्या है, फाइनल इनिशियल वॉल्यूम है। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर मान लिया कि ये पिस्टन है और इसमें गैस भरी हुई है भाई, और यहां से अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, पहले P1 था और फिर क्या था, P2 था भाई, या फिर अपने आप गैस कोई कार्य करती है, गैस एक्सपेंड होने लग जाती है, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाता है, तो काम किया जाता है कुछ ना कुछ, फोर्स इंटू डिस्टेंस आ जाती है भाई। ठीक है। तो काम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.306 RT log V2/V1 हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है।
अब तीन, पहले इसको नोट करें भाई। इसके बाद भाई चार चीजें सुन लो भाई। अगर कोई भी गैस कार्य खुद करती है, वर्क डन बाय ए गैस, या फिर किसी भी सब्सटेंस के द्वारा खुद कार्य किया जाता है, वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है भाई। प्लस क्या होगा भाई, अगर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर कार्य किया जाता है, वर्क डन ऑन दी गैस किया जाता है, हमेशा नेगेटिव लोगे भाई, क्या नाम है, ठीक है भाई। अगर किसी सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, हमेशा नेगेटिव लेनी है भाई। और किसी सिस्टम को अगर आप एनर्जी देना चाहते हैं तो क्या हमेशा क्या लोगे, प्लस लोगे। ये चार फार्मूले साइंस के थर्मोडायनेमिक्स के हैं भाई, क्या नाम है, ये बिल्कुल ध्यान रखें भाई। वर्क डन बाय ए गैस पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन ए गैस इज ए नेगेटिव होता है भाई। और ये हमने यहां से सोल्व कर लिया भाई, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लिया होगा अभी आपसे, मैंने रब करते हैं इसको। आज की क्लास बहुत ईजी है भाई, इतनी ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं होगी भाई। और इसके अंदर एक ही क्लास के अंदर भाई इस टॉपिक को हम कवर करेंगे भाई। इसके बाद है भाई एडियाबैटिक प्रोसेस भाई। दूसरी कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हीट का एक्सचेंज नहीं होता भाई। यानी कि थर्मस देखा होगा, थर्मस के अंदर गर्म पानी डालते हैं, गर्म रहता है भाई। यानी कि क्या होता है कि हीट बाहर ट्रांसफर नहीं होती। तो एक ऐसी प्रोसेस भाई जिसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज होंगे, लेकिन क्या होगा कि एक्सटर्नल जो हीट है, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा भाई। बाहर के जो भी सिस्टम है उसके साथ हीट, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी। यानी कि डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पे हीट के अंदर कोई चेंज नहीं है। और इस एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है भाई, तो पी वी गामा इज इक्वल टू के भाई। और गामा की वैल्यू पेपर में दी मिलेगी भाई, होती है सीपी बाई सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम भाई, ठीक है भाई। वैसे दोस्तों जो भी हम करा रहे हैं, वैसे एक क्लास के अंदर पूरी यूनिट को कराना यानी कि बहुत ही इम्पॉसिबल होती है। लेकिन हमने क्या किया है, पूरे सिलेबस को एक जगह बांध दिया है। 50 मिनट के अंदर पूरी यूनिट को करा देते हैं भाई। और जो भी आपको कराएंगे, अभी साइंस कराएंगे, तो वो क्या करेंगे कि एक दिन क्लास होगी, दूसरे दिन क्लास होगी, एक यूनिट 10 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे भाई। हमारा टारगेट है कि एक क्लास में न्यूमेरिकल भी कराए जाएं, एक क्लास में कंप्लीट आपको सिलेबस बांध के दे दिया जाए। 24 क्लास ये आगे आने वाले 5-10 साल तक आपको फायदा करेंगे। वैसे सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, पहले सिलेक्शन हो गया तो अभी फायदा कर देंगे। लेकिन जो दोस्त सोच रहे हैं कि भाई इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो वो 2-3 साल बाद इन वीडियो को जरूर देखेंगे भाई। क्योंकि साइंस का पोर्शन लगातार HSSC बढ़ा रहा है, हर बार आने वाले टाइम में 10 से 15 नंबर का हो जाएगा भाई, ठीक है। गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी। और ये क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस, पीवी गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा भाई। अगर पेपर में दिया जाए कि प्रेशर भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस दे दी जाए, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दिया जाए, तो आपको क्या करना है, V2 गामा। पहले प्रेशर P1 दे दे, फाइनल प्रेशर दे दिया जाए, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल पूछी जाए, तो आप निकाल सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हम एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी चीज निकाल सकते हैं भाई। इसके बाद में P इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT होता है भाई। क्या होता है, RT है। P की वैल्यू RT बाई V रखते हैं, तो इसकी एक इक्वेशन और हो जाती है, टेम्परेचर और इसके बीच में भाई T2 V2 और गामा माइनस के 1 हो जाती है, T1 T2 भाई। अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन पूछे तो TV की पावर गामा माइनस 1, T2 V की पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा भाई। इक्वेशन याद हो गई भाई, ठीक है भाई। और ये प्रोसेस क्या होनी चाहिए, जैसे आइसोथर्मल क्या थी भाई, स्लो प्रोसेस थी, ये क्या होनी चाहिए, हमेशा फास्ट होनी चाहिए। यानी कि भाई सड़क के ऊपर टायर का फट जाना, तो कौन सी प्रोसेस है भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती भाई। गर्मियों में क्या होता है कि ज्यादा टायर ज्यादा गर्म हो जाते हैं, गर्म की वजह से टायर के अंदर की जो ट्यूब होती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वो टेम्परेचर बाहर नहीं आ पाता, इसलिए अंदर से वो गर्म हो जाती है और एक टाइम के बाद ब्रस्ट यानी कि फट जाती है। तो कौन सी है, एडियाबैटिक प्रोसेस है भाई, ठीक है भाई। जो प्रोसेस फास्ट होगी वो कौन सी होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस। और इसके लिए वर्क डन भाई, एडियाबैटिक में जो वर्क डन कभी भी पूछ लिया जाए आपके पास, तो R इंटू में T2 माइनस के T1, और ये होता है भाई 1 माइनस के गामा भाई, 1 माइनस है गामा, ये याद रखें भाई। वर्क डन एक एडियाबैटिक प्रोसेस में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस,
एक आपको दिया जाएगा RT2 माइनस T1 1 माइनस गामा, दूसरे में T1 यहाँ रख देंगे, T2 यहाँ रख देंगे, तीसरे में गामा को इस साइड ले आएंगे, 1 को इस साइड ले जाएंगे। आपको बिल्कुल सही याद रखनी है, वर्क डन इज इक्वल टू RT2 माइनस T1 1 माइनस के गामा क्या होता है, वर्क डन होता है। पूरे फार्मूले नोट करें भाई, ठीक है भाई। और गामा क्या होता है, CP/CV होता है भाई। इसको नोट करें भाई, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसी में भाई यहां पे एक आपको करा देते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस भाई, जिसके अंदर भाई क्या हो जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए भाई। आइसो मतलब सेम होता है और कोरिक का मतलब वॉल्यूम भाई, जिसके अंदर भाई वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए वो कौन सी है भाई, वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। पेपर में सीधी पूछ लेता है भाई कई बार कि आइसोकोरिक प्रेशर में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या फिर कोई भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भाई। इसके बाद में एक प्रोसेस होती है आइसोबैरिक भाई, क्या होती है, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, बैरिक, बैरिक मीन्स बार, बार किसका होता है, यूनिट होती है प्रेशर की भाई। तो जिसके अंदर भाई क्या हो जाए, प्रेशर कांस्टेंट हो जाए भाई। अब कोई दोस्त बोलते हैं कि वैसे तो उनका बोलने का ऐसा पर्पज होता नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि सर आप रटवा रहे हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो एक चीज़ को समझाने के लिए जब 20 से 25 क्लास लगती हैं, तो उसको अगर 50 मिनट के अंदर कवर करोगे तो थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा याद रखने की पावर डालनी पड़ेगी भाई। हरियाणा जीके के भी तो प्रश्न याद करते हैं, सब चीज़ें याद ही तो हो रही हैं, समझने का तो टाइम है ही नहीं, ठीक है भाई। तो आइसोबैरिक हम तो फिर भी प्रयास करते हैं कि भाई समझ में आ जाए। आइसोबैरिक प्रोसेस यानी कि जिसके अंदर क्या हो जाए, प्रेशर कांस्टेंट हो जाए भाई। इसका नोट करें भाई पहले तो भाई जीरोथ लॉ हो गया भाई थर्मोडायनेमिक्स का, जीरोथ लॉ हमने पढ़ लिया भाई। क्या होगा कि भाई टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताती है। जब एक सिस्टम बी के साथ, बी सी के साथ, तो ए सी के साथ क्या होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। एक बार देख लेते हैं भाई, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है भाई, क्लास सही चल रही है। इसके बाद भाई अगर बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ हो चुका है भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो गलत नहीं होना चाहिए भाई। 4 क्वेश्चन आने हैं, 24 यूनिट है भाई, 24 यूनिट के पार्ट भी करें तो 50 यूनिट बनती हैं। इसलिए पढ़ना है तो भाई 20 घंटे के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ें भाई। सारी क्लास 20 घंटे की होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगे भाई, ठीक है भाई। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, मान लेते हैं भाई ये अपना डस्टर है, इसको भाई हीट देते हैं, चलो भाई गर्म करते हैं, तो कहां पे जाएगी भाई हीट, यानी कि अगर किसी भी सिस्टम को हीट दी जाएगी वो यूज किस चीज में होगी, ये किससे बनी हुई है भाई, एटम से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। एटम वाइब्रेट करेंगे, जैसे हीट देते हैं तो एटम क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं भाई। तो वाइब्रेट करेंगे तो कौन सी एनर्जी हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी, इसकी इंटरनल एनर्जी होगी। इसके अलावा जो भी बची हुई हीट है वो काम करने में यूज होगी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यानी कि किसी भी सिस्टम को जो भी हीट दी जाएगी या तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आएगी या फिर उसके द्वारा काम करवाया जाएगा भाई। तो ये क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ है थर्मोडायनेमिक्स है। ये कि DU लिखा हुआ है भाई, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है भाई। DU क्या है भाई, ये चेंज इन दी इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन दी इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी होती क्या है, इंटरनल एनर्जी होती है कि भाई ये एटम से बना हुआ है, एटम के इसके अंदर भाई बहुत ज्यादा एटम है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, मूव करते रहते हैं थर्मल मोशन की वजह से। जैसे कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो भी तो इनको एनर्जी मिल रही है, कहीं ना कहीं ये वाइब्रेट कर रहे हैं भाई। तो इंटरनल एनर्जी क्या है कि इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस के उनकी पोटेंशियल एनर्जी भाई। एक सब्सटेंस के अंदर उसके पार्टिकल की, छोटे छोटे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, सम होता है भाई। पोटेंशियल एनर्जी जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है भाई, काइनेटिक एनर्जी बचती है, और जो कि किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर भाई। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी का अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कोई चेंज नहीं होगा भाई। क्या होगा भाई, कोई भी चेंज नहीं होगा भाई।
ये इंटरनल एनर्जी। और बची हुई एनर्जी कहां यूज होगी? काम करने में यूज होगी। कहां यूज होगी भाई? काम करने में यूज होगी भाई। देखिए भाई, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने क्या बताया कि भाई क्या कांस्टेंट होना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए भाई। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। सारी की सारी हीट कहां जाएगी? काम करने में जाएगी। समझ रहे हैं? जितनी हीट दी उतना ही काम हो गया भाई, यानी कि डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू हो जाएगा। डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो ये क्या हो जाएगा आइसोथर्मल के अंदर। अब भाई आ जाओ एडियाबैटिक के अंदर भाई। एडियाबैटिक के केस में अगर मान लिया कि क्या होता है, डेल्टा क्यू क्या होता है? जीरो होती है, हीट एक्सचेंज होगी ही नहीं। तो डी क्यू क्या है? जीरो है। तो डी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के डी डब्ल्यू, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन हो जाएगी भाई। ठीक है भाई। इसके बाद तीसरी है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और दोस्तों वर्क डन जो होता है ना, वो पीडीवी होता है। वर्क डन क्या होता है? पीडीवी। डीवी चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं है तो वर्क डन हो जाएगा जीरो। सारी की सारी एनर्जी कहाँ यूज होगी? सारी की सारी एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज होगी। हीट का कोई काम ही नहीं हो रहा, वॉल्यूम इंक्रीज ही नहीं हो रही है। जब वॉल्यूम ही इंक्रीज नहीं होगी तो भाई काम कहाँ से हुआ ही नहीं भी काम। तो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी के अंदर वो चेंज हो जाएगी। ये क्या है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि हमने कहा कि भाई जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो भाई सारी की सारी हीट कहाँ पे चली गई? काम करने में चली गई। इसका मतलब अब अगर 100 जूल हीट देंगे तो 100 जूल काम हो जाएगा भाई, यानी कि 100% काम हो जाएगा। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फिर एक्चुअल प्रोसेस में जब हम देखते हैं, एक्चुअल लाइफ में जब देखते हैं, तो 100% कोई भी ऐसा इंजन नहीं है कि जो कि 100% काम कर दे भाई। कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होती है। 100 देते हैं तो 65 काम हो जाता है, 70 हो जाता है, 80 हो जाता है, 50 हो जाता है। लेकिन 100 का 100 परफेक्ट हीट इंजन कोई भी नहीं है भाई। परफेक्ट हीट इंजन कोई भी नहीं है। अभी बात करेंगे भाई, इसको पहले नोट कर लें भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई। इसके बाद भाई एक मेयर फॉर्मूला है भाई। मेयर फॉर्मूला पेपर के अंदर सीधा पूछ ले कि भाई मेयर फॉर्मूला क्या है, और 4 ऑप्शन दे दे भाई आपको। 4 ऑप्शन दे दे कि भाई Cp माइनस के Cv इज इक्वल टू आर, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। और ये क्या है? यही है मेयर फॉर्मूला भाई। ये क्या है? मेयर फॉर्मूला भाई। स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर। लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? हम मेयर फॉर्मूला बोलते हैं भाई। ठीक है भाई। इसकी लिमिटेशन क्या है कि भाई इसने कोई डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया। हमने कहा कि हमेशा हीट हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। हमने ये भी कहा कि कोई भी बॉडी 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। हमने ये भी कहा, एक्चुअल लाइफ की बात कर रहे हैं, एक्चुअल लाइफ में कोई भी ऐसी हीट नहीं है जो कि लोअर बॉडी से हायर बॉडी की तरफ जाए। लेकिन ये लॉ कुछ भी नहीं बता रहा है। ये इसकी क्या है? लिमिटेशन है भाई। अब सेकंड लॉ आया भाई, और सेकंड लॉ में भाई सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया इसके अंदर, सेकंड लॉ करने से पहले भाई हीट इंजन पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है भाई, हीट इंजन पढ़ लेते हैं भाई। साइक्लिक प्रोसेस है, अनसाइक्लिक प्रोसेस है। तो भाई साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं? पूरा साइकिल बना देती है भाई। तो साइकिल बना के जो होता है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, साइक्लिक प्रोसेस भाई। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि अगर एक सिस्टम है वो अपनी उसी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, घूम के वापस अपने वहीं पे आ जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज द जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है भाई? हम क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद हम करते हैं भाई हीट इंजन। जो भी इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताएंगे भाई। हीट इंजन भाई, हीट इंजन क्या होता है भाई? तो भाई देखिए भाई, हीट इंजन का थोड़ा सा डायग्राम हम बना देते हैं। ये भाई Q1 है, जहां से हमें हीट चाहिए, जहां से मुझे एनर्जी देनी है। आप देख रहे होंगे कि भाई कोई भी हीट इंजन है, जैसे कि खेत में भाई इंजन बोलते हैं भाई जिसको, कहीं ना कहीं से उसको हीट चाहिए भाई, ज्यादा हीट चाहिए, और फिर कुछ हीट को वो ट्रांसफर कर देता है भाई। तो ये कह सकते हैं कि भाई ये तो हीट होगी,
ये बीच में इंजन हो गया भाई, इसके अंदर क्या है, ये वर्किंग सब्सटेंस है भाई, क्या है भाई, वर्किंग सब्सटेंस है भाई। और यहां से Q1 इसने हीट ली भाई, और Q2 क्या दे दी, लोअर टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि सिंक हो गया भाई। ये क्या नाम है, क्या हो जाएगा, ये हीट है, ये क्या है, सिंक है भाई। सिंक लोअर टेम्परेचर के ऊपर होता है। इतनी हीट ली भाई, इतनी वेस्ट होगी भाई। यूज कितनी की भाई हीट इसने, Q1 माइनस Q2, कितनी यूज की भाई, Q1 माइनस है Q2 भाई। और यही क्या होगा भाई, यही तो काम करने में यूज होगी भाई। यही तो Q1 हीट दी गई, Q2 वेस्ट होगी भाई, बाहर चली गई। इसका मतलब क्या हुआ, कितना काम हुआ भाई, तो वर्क डन कितना हुआ भाई, Q1 माइनस के Q2 हुआ भाई। क्या हुआ, Q1 माइनस Q2। पेपर में पूछा जाता है कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ निट्टा, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होती है। तो भाई हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे उसको, वर्क डन डिवाइड बाई हीट टेकन, यानी कि भाई कितना तो काम किया। यही तो होता है कि भाई कितनी एनर्जी देंगे कितना काम करेगा, वही तो होती है। तो भाई वर्क डन कितना हुआ, Q1 माइनस Q2, और हीट कितनी दी गई भाई, Q1 दी गई। तो इसका मतलब निट्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस Q2 बाई Q1 भाई। निट्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस Q2 बाई Q1 क्या है, उसकी एफिशिएंसी है। अब भाई दूसरी चीजें को साथ में बता देते हैं, बहुत बड़ा डेरिवेशन बनेगा, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है कार्नोट हीट इंजन से। भाई सीधा बता देते हैं, कभी भी एफिशिएंसी पूछी जाए और ये Q2 बाई Q1 सीधा याद रख लो भाई, Q2 बाई Q1 जो हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होती है भाई। कार्नोट हीट इंजन से सोल्व किया भाई इसको, तो 1 माइनस के T2 बाई T1 भाई, 1 माइनस T2 बाई T1, ये याद रखो भाई। हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन में हीट टेकन, Q1 माइनस Q2 बटे में Q1, निट्टा की वैल्यू 1 माइनस Q2 बाई Q1, और निट्टा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। एफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। इंजन के अंदर क्या यूज कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, किसके ऊपर है, एक तो हायर टेम्परेचर, एक लोअर टेम्परेचर, यानी कि इसका टेम्परेचर हाई था और इसका टेम्परेचर क्या था, लो था। यानी कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ओनली डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओनली टेम्परेचर के ऊपर, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर नहीं करती है। पेपर में पूछ लिया जाए किसके ऊपर डिपेंड करती है, हम कहेंगे इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस तरीके से अगर आपने 11th और 12th में फिजिक्स पढ़ी है, आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाने, ये भाई बिल्कुल सही बात है। और जब किया हो आपने 11th पढ़ी नहीं, 12th के अंदर पास होने के लिए पढ़ लिए, तो यहां पे आपको वही उस चीज का थोड़ा सा मतलब कि जब आप किसी जगह पे नहीं पढ़ते तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ता है भाई। और वो आपको क्या पता, फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी होगी, और आपने अगर मैथ भी अच्छे से नहीं पढ़ा है तो सिलेक्शन के तो बहुत दूर हो गए। तो इसलिए आपने यहाँ पर उसके लिए 5 या 6 महीने देने पड़ेंगे भाई। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, मान लें तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो भाई आगे की तरफ बढ़े भाई, स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। इसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई, देखिए भाई, एक होता है हीट इंजन और एक होता है रेफ्रिजरेटर भाई। क्या होता है, एक हीट इंजन होता है और एक क्या होता है, रेफ्रिजरेटर। अब आ जाओ भी रेफ्रिजरेटर के ऊपर भाई। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज की एफिशिएंसी निकालनी है भाई, तो फ्रिज को क्या बोलते हैं भाई, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं भाई। और रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है भाई, बताओ भाई। हमने कहा कि हमेशा हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगी, यही कहा होगा ना, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगी। लेकिन रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, पानी रखा हुआ है, पानी ठंडा है, और वो बाहर उससे भी ठंडे से भी हीट निकाल के बाहर की तरफ दे रहा है भाई, क्या नाम है। तो इसका मतलब क्या है कि हीट कहाँ फ्लो होती है, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ जा रही है। कहाँ पे जा रही है, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ जा रही है। क्या अपने आप जा रही है, नहीं जा रही भाई। फ्रिज है, फ्रिज के अंदर एक मोटर होती है, वो मोटर क्या करती है, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर, अपने आप काम नहीं हो रहा, काम किया जा रहा है भाई, क्या नाम है। अपने आप जो फ्लो होगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ है। और जब कोई सब्सटेंस, कोई मोटर लगाएंगे तो फिर क्या होगा भाई, फिर तो वो काम करेगी भी अपना लोअर से हायर की तरफ है, हीट को भेजेगी। जैसे कि पानी की मोटर है भाई, नीचे से पानी डायरेक्ट ऊपर से तो नीचे आ सकता है अपने आप, लेकिन नीचे से ऊपर चढ़ा के दिखा दो भाई, नहीं होगा ना, तो मोटर यूज करते हैं भाई। ठीक है, रेफ्रिजरेटर भाई, तो रेफ्रिजरेटर की अगर एफिशिएंसी पूछी जाए, इसकी अगर एफिशिएंसी पूछी जाए तो इसकी एफिशिएंसी को दिखाते हैं भाई बीटा से। इसको किससे दिखाते हैं भाई, बीटा से। इसके अंदर होता क्या है, देखिए ये टेम्परेचर T1 है भाई, हायर टेम्परेचर है, ठीक है भाई।
ये क्या है, ये वर्किंग सब्सटेंस है। ये क्या है, T2 है भाई, ये टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर। यहां पे अपने पानी रख दिया भाई ठंडा होने के लिए। यहां पे क्या होगा कि अगर यहां से यहां फ्लो होती तो वर्क डन बाय दी वर्किंग सब्सटेंस होता, लेकिन यहां से यहां लेके जाना है तो एक मोटर है भी जो इसके ऊपर काम करेगी भी। वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के ऊपर काम किया जाएगा भाई। तो यहां से क्या होगा, हीट निकाली जाएगी भाई। ठीक है भाई, तो इसकी एफिशिएंसी किस प्रकार करेंगे भाई, कितनी हीट निकाली जा रही है, तो हीट एक्सट्रैक्ट भाई। वही तो होता है, कितनी जल्दी आप अगर पानी को ठंडा कर देते हैं तो अच्छा फ्रिज है भाई, और पूरे दिन में पानी को ठंडा ही ना कर पाए कैसा फ्रिज है भाई। ठीक है, हीट एक्सट्रैक्ट कितनी हीट निकाल सकता है, और डिवाइड बाई में वर्क डन भाई, कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई में वर्क डन भाई। हीट एक्सटेंट कितनी होती है भाई, कितनी निकाली जा रही है, Q2 निकाली जा रही है भाई। यहां से Q2 निकाली जा रही है तो Q2 हो जाएगी डिवाइड बाई में Q1 माइनस के Q2। अगर इसको सोल्व करते हैं तो 1/में Q1 माइनस डिवाइड बाई Q2 माइनस के 1 आ जाती है भाई। तो ये क्या है, ये एफिशिएंसी ऑफ द रेफ्रिजरेटर है भाई, जो हमेशा 1 से तो ज्यादा होती है भाई। ठीक है भाई, ये आपका क्लियर हुआ भाई। इसके बाद लास्ट एक कंक्लूजन बता देते हैं भाई। क्लियर हुआ भाई, हीट इंजन की 1 माइनस T2/T1, और यहां पे देखिए Q2 डिवाइड बाई Q1 माइनस टेम्परेचर की टर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे T2 आ जाएगा और यहां पे T1 आ जाएगा और ये T2 आ जाएगा भाई बीटा। पेपर में दे दिया जाए T2 दे दिया जाए, यानी कि लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, और पूछा जाए कि एफिशिएंसी क्या होगी तो निकाल सकते हैं भाई, दोनों न्यूमेरिकल भाई। अब कल को न्यूमेरिकल आ जाए, हमें मत बोल देना कि भाई सर आपने ये न्यूमेरिकल नहीं करा, फॉर्मूला बता दिया है, पुट कर देना भाई वहां पे। ठीक है भाई, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब सेकंड लॉ भाई, सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं भाई। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भाई, लास्ट है भाई ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है भाई। सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, इसने भाई 2 चीजें बताई भी इसमें। एक तो था भाई प्लैंक्स, ठीक है भाई, एक थी प्लैंक्स की स्टेटमेंट भाई, और जिसने क्या कहा कि भाई 100% काम 100% वर्क नहीं हो सकता भाई, यानी कि भाई अगर आप हीट देंगे तो पॉसिबल नहीं है भाई। प्लैंक्स ने क्या कहा कि भाई 100% काम आप नहीं कर सकते, ऐसा कोई हीट इंजन हो ही नहीं सकता जो कि 100% काम कर दे भाई, 100% काम कर दे, नहीं हो सकता भाई। बताइए भाई एफिशिएंसी हीट इंजन की क्या थी, 1 माइनस के T2/T1। अच्छा भाई 100% एफिशिएंसी 100% होने के लिए निट्टा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो T2 की वैल्यू या तो 0 हो भाई, या फिर T1 की वैल्यू इनफाइनाइट हो, यानी कि जहां से हम टेम्परेचर ले रहे हैं उसका इनफाइनाइट टेम्परेचर हम माप ही नहीं सकते, ऐसा भी नहीं हो सकता भाई। या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारी की सारी हीट ले ली और वेस्ट नहीं हुई, यानी कि लोअर टेम्परेचर की तरफ नहीं गई भाई हीट, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए एफिशिएंसी क्या हो सकती है, हमेशा लेस देन 1 होगी भाई, लेस देन 1 यानी कि 100% से कम होगी भाई। ठीक है भाई, तो ये आप बिल्कुल याद रखें, कैल्विन ने कहा था भाई। इसके बाद क्लैसियस है भाई, क्लैसियस स्टेटमेंट भाई, पेपर में पूछ लिया जाए क्लैसियस स्टेटमेंट ने क्या कहा। इसने कहा कि भाई हमेशा कभी भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट नहीं जा सकती भाई, यानी कि एक बॉडी लो टेम्परेचर के ऊपर है, हायर टेम्परेचर की तरफ हीट नहीं जा सकती, हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाएगी। अगर लोअर से हायर की तरफ लेके जाना है तो कुछ काम करवाओ भाई, उसके ऊपर कोई मशीन लगाओ तब जा सकती है भाई। ये कौन सी स्टेटमेंट है, क्लैसियस स्टेटमेंट है भाई। ठीक है भाई, इसके बाद कार्नोट साइकिल दिया गया है भाई। ये है भाई कार्नोट साइकिल, ये कार्नोट हीट इंजन के तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कि एफिशिएंसी हमने कही भाई 1 माइनस T2/T1, इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है वैसे देखा जाए तो। जैसे कि ग्राफ बनाते हैं भाई इस तरीके से, तो ग्राफ की आपको जरूरत नहीं है, पेपर में पूछा नहीं जाएगा। कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी पूछ सकता है, और वो फार्मूला सेम होगा भाई, निट्टा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। लास्ट रिजल्ट यही है भाई कार्नोट हीट इंजन का, यानी कि कार्नोट हीट इंजन क्या है कि एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है भाई।
कोई भी नॉर्मल इंजन है उससे ज्यादा एफिशिएंसी होगी किसकी भाई, कार्नोट हीट इंजन की भाई। और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 1 माइनस Q2/Q1 1 माइनस T2/T1। पूरा रिजल्ट एक जगह ही हमने निकाल दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई आपको यहाँ पे भाई, ठीक है भाई। इसके बाद लास्ट चीज है कि कार्नोट थ्योरम, इसको नोट करें भाई, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद भाई लास्ट टॉपिक है भाई कार्नोट थ्योरम। भाई कार्नोट थ्योरम क्या है भाई, अभी अभी हमने बताया कि भाई कोई भी इंजन अगर मान लिया कि एक टेम्परेचर T1 है, एक टेम्परेचर T2 है, यहां पे कोई वर्किंग सब्सटेंस है भाई, वर्किंग सब्सटेंस है, दो टेम्परेचर के बीच में कोई इंजन चल रहा है भाई, तो कार्नोट हीट इंजन, दो इंजन बताएगा हमने, एक तो नॉर्मल हीट इंजन, एक कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट कुछ भी नहीं हो सकता भाई, यानी कि नो इंजन भाई, नो इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट भाई, एफिशिएंट देन कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन। यानी कि कार्नोट हीट इंजन से ज्यादा एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी किसी भी इंजन की नहीं हो सकती। यानी कि हम कह सकते हैं कि निट्टा ऑफ कार्नोट हीट इंजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन निट्टा ऑफ द नॉर्मल हीट इंजन भाई, नॉर्मल हीट इंजन। ये क्या है भाई, ये कार्नोट थ्योरम है। याद रखेंगे भाई, वर्क डन बाय ए आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन ए एडियाबैटिक प्रोसेस, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन सबसे ज्यादा होती है, और फिर कार्नोट थ्योरम जो कि सबसे ज्यादा की बात करती है। तो भाई दोस्तों 10 क्लास कंप्लीट है, 14 क्लास बची हुई है। हरियाणा पुलिस तक सिलेबस कंप्लीट करने की हमारी इच्छा है। अगर आप सभी का सहयोग मिला, आपका अच्छा रिस्पांस मिला, तो बहुत जल्द क्लास करेंगे भाई। और अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं होगे तो भाई धीरे धीरे क्लास लेंगे भाई, क्योंकि हमारा तो क्या है कि हमें तो कंप्लीट सिलेबस डालना है भाई यहाँ पे। अब उसका फायदा आपको उठाना है या नहीं उठाना है वो आप पे डिपेंड करता है। जब आपकी तरफ से भाई ज्यादा डिमांड आएगी कि सर जल्दी जल्दी करवाओ, तो जल्दी करवाएंगे भाई। अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो बिल्कुल अपने तरीके से हम उसको कराएंगे, ठीक है भाई। तो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई अगली कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, नोटिफिकेशन तभी आएंगे भाई, वैसे क्लासेज का पता नहीं चलेगा। अगर सभी क्लासेज अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर कई बार मिलती नहीं है, इसलिए भी प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में हर सेक्शन को अलग अलग डिवाइड किया गया है, वहां से आपको वही दिक्कत नहीं होगी क्लासेज को ढूंढने में, ठीक है। साइंस की क्लास सब एक जगह अवेलेबल है वहां पे। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।